गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने यूरिया के निर्माण की विधियां पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे यूरिया के भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुण देख लेते हैं। यह ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। गलनांक इसका बहुत ही उच्च होता है, 132 डिग्री सेल्सियस के करीब जल में विलय होती है यूरिया। ये इसके भौतिक गुण थे। अब देखते हैं यूरिया के रासायनिक गुण। सबसे पहली है क्षारीय प्रकृति। यूरिया की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और क्षारीय प्रकृति के कारण ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक है, मतलब कि यूरिया का अणु एक लोन पेयर देकर प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वह लुईस क्षार कहलाता है। इसलिए यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक है और यह प्रबल अम्लों से क्रिया कर लवण बनाता है। यह साधारण एमाइड की अपेक्षा अधिक क्षारीय है क्योंकि प्रोटोनित यूरिया अनुनाद के कारण स्थायी हो जाती है। तो जब इसकी तुलना एमाइड के साथ की जाती है, क्योंकि यूरिया में भी एक एमाइड समूह होता है CONH2, तो इसीलिए इसकी तुलना एमाइड के साथ करी जाती है। और तब हम देखते हैं कि एमाइड की तुलना में यूरिया ज़्यादा क्षारीय है, कारण जिस प्रोटॉन को ये ग्रहण करती है अपने लोन पेयर देकर, उस प्रोटॉन को ये अनुनाद के द्वारा स्थायी कर देती है, इसलिए इसका क्षारीय गुण बढ़ जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं आ सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन को H+ आयन को ग्रहण करता है लोन पेयर देकर, तो ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। अब इसमें अनुनाद शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन अपने धनावेश को खत्म करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध है उसमें से पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो ये नाइट्रोजन इन अपने लोन पेयर देकर यहाँ द्विबंध बना देता है कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए। तो इसके बाद देखिए ये कैसे कब आई ये अवस्था, जब प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। इसके बाद ये अवस्था कब आई, जब इसमें अनुनाद हुआ। कैसे हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए तो ऑक्सीजन का धनावेश खत्म हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बचा। नाइट्रोजन ने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ डाले तो यहाँ द्विबंध हो गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया। तो ये अवस्था बनी। अब इसके बाद इसमें अनुनाद आगे कैसे होगा कि जैसे ही ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दूसरा वाला जो यूरिया का नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दान कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ द्विबंध बन जाता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ जाता है। तो ये क्रम इस प्रकार चलता रहता है। अब की बार फिर से वो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो इस कारण से ये जो OH है, ये हाइड्रोजन जो प्रोटोनित यूरिया है, ये स्थायी हो जाती है, इस प्रोटॉन को स्थायी कर देती है। ठीक है ना। तो ये अनुनादीय अवस्थाएं ध्यान में रखना है। यूरिया की पूछते हैं तो बस उसमें ये ध्यान रखना है कि H को हटा दो, H को हटा देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। देखिए यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं, ये तो प्रोटोनित यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं हैं। और यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं अगर हमें देखनी हो तो इससे हमें समझ में आ गई होंगी कि यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं दर्शाने के लिए हम कैसे करेंगे। हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ डालेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो कौन सी अनुनादीय अवस्था होगी, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच द्विबंध आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये समूह जैसा है वैसा का वैसा ही जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रोजन पर यहाँ देखिए धनावेश आ जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास चले जाएंगे। तो दूसरी अवस्था क्या बनेगी, NH2 यहाँ एकल बंध हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश है पहले जैसा है वैसा वैसे ही रहेगा, और यहाँ अब द्विबंध आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पे धनावेश आ जाएगा। तो ये यूरिया की अनुनादीय अवस्थाएं हैं। तो हम अनुनादीय अवस्थाएं सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूरिया का अणु है, ये इसकी पहली अनुनादीय अवस्था है, ये दूसरी है। पहली अनुनादीय अवस्था में पहले वाले नाइट्रोजन पे धनावेश आएगा और यहाँ द्विबंध हो जाएगा, और दूसरी में
ये पूर्व की तरह स्थिति आ जाएगी और दूसरे वाले नाइट्रोजन पे धनावेश आएगा और इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध बन जाएगा और दोनों ही अन्नादि अवस्था में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एकल बंध रहता है और ऑक्सीजन पे ऋणावेश होता है। ठीक है। और प्रोटोनित यूरिया में क्या होता है, हम इस तरह से दिखाते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, ऋणावेश खत्म हो जाता है। ये प्रोटोनित यूरिया की अन्नादि अवस्थाएं होगी। अब अभिक्रिया देख लेते हैं। तो सीधा सीधा ही इसमें दिखा रखा है कि ये क्षार की तरह काम करता है। तो ये परबल अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो एक लवण का निर्माण हो गया, यूरिया नाइट्रेट जिसे बोलते हैं। तो इसमें कोई खास उत्पाद बना के दिखा नहीं रखा है, सीधा ही दिखा रखा है कि यूरिया HNO3 के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसके प्रोटॉन को ग्राइंड कर लेती है और ये नाइट्रेट आयन इसी के आसपास घूमता रहता है। तो इसको इस तरह से जोड़कर दिखा रहा है। यहाँ प्लस निशान हट गया है, बस इसमें और इसमें यही अंतर है। ठीक है ना। तो लवण के रूप में कोई खास विशेष प्रकार का यौगिक बना के नहीं दिखाना है, बस दोनों को जोड़कर दिखा देना है। जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल, दो COOH समूह जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर COOH की होल ट्वाइस दिखा रखा है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है जल अपघटन। यूरिया का जल अपघटन 3 तरीके से करते हैं। एक तो क्षारीय जल अपघटन होता है, एक अम्लीय जल अपघटन होता है और एक सामान्य जल अपघटन है, जल के साथ उबालते हैं। तो तीनों तरीके से जल अपघटन देखेंगे। जब जल में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो वो जल क्षारीय हो जाता है और उस क्षारीय जल के द्वारा जब यूरिया का जल अपघटन करवाया जाता है तो उत्पाद के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु और सोडियम कार्बोनेट का 1 अणु प्राप्त होता है। जब यूरिया का 1 अणु 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि विलयन में है और 2 अणु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 अणु अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 1 अणु सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये क्षारीय जल अपघटन है। अम्लीय जल अपघटन में यूरिया का 1 अणु 2 अणु HCl और 1 अणु जल के साथ अभिक्रिया करके 2 अणु अमोनियम क्लोराइड और 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और जब सीधा ही जल के साथ उबालते हैं तो यूरिया का 1 अणु जल के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो देखिए इस तरह से तो ये याद करने का या बोलने का तरीका हो गया, जो हम याद करते टाइम कैसे इसको अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं तो अभिक्रिया संतुलित करने में परेशानी नहीं होती। जब हम इन अभिक्रियाओं को बार बार ऐसे ही पढ़ते हैं कि कितने अणु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो कितने अणुओं का निर्माण हो रहा है, इतना भी याद रह जाएगा कि भाई इतने अणु इसके इतने अणुओं के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद में ये उत्पाद बन रहा है, तो उस उत्पाद के कितने अणु बनेंगे वो फिर अपने आप ही आ जाएंगे, वो फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा तरीका है बोलने का, याद करने का, जिससे हम जब पूरी साल में इस अभिक्रिया को इसी तरीके से पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम में अपने आप ही क्लिक हो जाती हैं। फिर ये नहीं सोचना पड़ता है कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। वैसे जब तक पूछा नहीं गया कि अभिक्रिया की संतुलित समीकरण दीजिए, तो अगर अभिक्रिया की संतुलित समीकरण ना भी है तो भी चलेगा, अभिकारक और उत्पाद सही होने चाहिए। ठीक है ना। और संतुलित कर रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है, उसका प्रभाव तो अलग ही होता है। हाँ, जल अपघटन को याद करने का तरीका मैंने बताया, लेकिन हम इसको देख भी लेते हैं। अगर भूल गए उत्पाद तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आई होप आपके समझ में आएगा। कौन से बंध का जल अपघटन होता है, यूरिया को लिखो पहले, क्षारीय जल अपघटन करना है। ठीक है, तो जल अपघटन करो पहले इस बंध का जल अपघटन करते हैं। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जल का H नाइट्रोजन की तरफ होगा और OH होगा कार्बन की तरफ। 2 बंध हैं कार्बन और नाइट्रोजन, इस बंध का भी जल अपघटन करेंगे तो देखो क्या होगा, H तो होगा नाइट्रोजन की ओर और OH होगा कार्बन की ओर जल का। तो ये चीरा लगाओ, देखो क्या क्या बना, इस तरफ बना NH3 अमोनिया का अणु और इस तरफ क्या बना C डबल बॉन्ड O के साथ 2 OH जुड़ गए और इस तरफ भी क्या बना NH3 बना। ठीक है, एक तो ये बना कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, एक अमोनिया का अणु बना, 2 अमोनिया के अणु बने। और ये कैसा जल अपघटन था, क्षारीय जल अपघटन था। क्षार के रूप में हमने क्या बनाया था NaOH। तो अब गौर से देखिए कि NaOH इन बनने वाले अणुओं में से किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये क्षार है तो
तो ये अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करेगा। और ये जो अम्ल है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, ये द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी कि ये 2H+ आयन दान कर सकता है। तो ये 2H+ आयन निकालता है, तो और NaOH सिर्फ एक ही OH माइनस आयन निकालता है। क्षार है वो एक ही OH माइनस आयन दे रहा है, अम्ल 2H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्षार के कितने अणु काम में लेंगे? 2 क्षार के अणु हम काम में ले लेते हैं। तो ये अम्ल का एक अणु क्षार के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कि विलयन में है ये क्षार। तो देखिए क्या बनेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया है तो लवण और जल बनना है। तो लवण कौन सा बनेगा? ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो H के स्थान पर क्या आ जाएगा? क्षार का धनात्मक आयन क्या है? Na+ आयन। तो Na2H2 की जगह क्या आ जाएगा? Na2CO3। ये तो क्या बना? लवण बना, और 2 जल के अणु बन गए 2H2O। ठीक है, तो ये अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद बनाने से पहले अब देखो, ये जल के अणु का निर्माण हुआ, यानी कि जल है, ये लवण बन गया, और जो अमोनिया पहले बन गई थी, ये अमोनिया इस जल में घुल जाती है। अमोनिया जब जल में घुलती है, NH3 जब जल में घुलता है, अमोनिया जब जल में घुलती है तो किसका निर्माण होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। यानी कि जल के H+ आयन को ये NH3 अणु के नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर ग्रहण कर लेते हैं, तो किसका निर्माण होता है? NH4OH का निर्माण होता है। तो ध्यान दो, कितने अमोनिया के अणु हैं? 2 हैं। जल के 2 अणु हैं, तो कितने NH4OH आयनों का निर्माण होगा? अणुओं का निर्माण होगा 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड अणुओं का निर्माण होगा। अब देखो, अगर आपको याद नहीं रहे कि क्या उत्पाद बन रहा है क्षारीय जल अपघटन में, तो कम से कम इतना तो याद ही रहेगा कि हमने यूरिया का एक अणु लिया, ठीक है, इसके दोनों बंधों का जल अपघटन करवाने के लिए 2 जल के अणु लिए, और फिर जो कार्बोनिक अम्ल बना था जल अपघटन के बाद, उसकी क्रिया क्षार के 2 अणुओं के साथ करवाई। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक। और अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? एक तो प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट का एक ही अणु बन रहा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं। तो यही था, यही मैंने बताया आपको कि यूरिया की अभिक्रिया क्षार के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई, 2 जल के अणु के साथ अभिक्रिया हुई, तो 2 अणु अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर एक अणु सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं अम्लीय जल अपघटन। तो अम्ल के रूप में यहाँ HCl लिया है। तो देखो, इसको भी समझते हैं, अब की बार थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। समझने का तरीका है कि हम उत्पाद बनाना भूल जाते हैं कि क्या उत्पाद बनेगा, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी आपको मेहनत। जल अपघटन करा के देख लो, इसमें भी ऐसे ही कराएंगे। इधर OH, इधर H जल का, इधर OH, इधर H जल का। ठीक है, दोनों बंधों का जल अपघटन करवाया है। तो क्या क्या बना? NH3, इधर क्या बना? H2CO3, और इधर क्या बना? NH3 बना। तो जल के 2 अणु काम में लिए थे इसके दोनों बंधों के जल अपघटन के लिए। ठीक है, और हम करवा रहे हैं अम्लीय जल अपघटन, यानी कि अम्ल के रूप में हमने HCl लिया है। तो यहाँ भी अम्ल बना है, तो अम्ल और अम्ल तो आपस में अभिक्रिया करेंगे नहीं, तो ये अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अमोनिया के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अमोनिया अब यहाँ पर क्या है? क्षार की तरह काम कर रही है। अमोनिया के 2 अणु हैं, तो HCl के भी कितने अणु काम मिलेंगे? 2 अणु HCl के काम मिलेंगे। तो देखिए, 2 अणु अमोनिया के HCl के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि HCl कहाँ उपस्थित है? हम अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हैं तो विलयन में उपस्थित है। तो अमोनिया और HCl आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NH4Cl का 2 अणुओं का निर्माण करेंगे। अब देखो, ये H2CO3 है, ये जब किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता तो ये टूट जाता है, अपने आप ही टूट जाता है। किसमें? CO2 + H2O में टूट जाता है। ठीक है, ये अपने आप ही टूट जाता है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल किसमें टूट जाता है? CO2 और H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया तो H2O, और ये क्या बचा? CO2। तो इसमें टूट जाता है। तो देखिए, अब अभिकारक सोचिए, हमने क्या लिया था? यूरिया का एक अणु NH2CO NH2, उसके 2 जल के अणुओं से अपघटन करवाया था, और फिर हमें जो प्राप्त हुआ था अमोनिया कार्बोनिक अम्ल, अमोनिया, उसकी
उसमें से अमोनिया ने HCl के साथ अभिक्रिया करी थी, 2 HCl के साथ अभिक्रिया करी थी, यानी कि अभिकारक के रूप में यहाँ 2 HCl भी काम में आए थे। तो उत्पाद क्या क्या बना था? अंतिम उत्पाद 2 अणु तो बने हैं NH4Cl के, एक अणु बना है CO2 का और एक अणु बना है जल का। अब जल दोनों तरफ नहीं हो सकता, समान अणु दोनों तरफ नहीं रह सकते, इसलिए कट करते हैं। तो यहाँ एक H2O यहाँ के एक H2O से कट हो जाएगा, तो यहाँ एक ही जल का अणु बचता है। तो अंतिम अभिक्रिया क्या बची? यूरिया का एक अणु, जल के एक अणु और 2 HCl अणुओं के साथ अभिक्रिया करके 2 NH4Cl और 1 CO2 का निर्माण करता है। ठीक है ना। जो तरीका है मतलब जल अपघटन का, वो एक जैसा ही बताया मैंने आपको, प्रोसेस एक जैसी बताई कि पहले इसका जल अपघटन करवाओ 2 अणुओं से, जो उत्पाद बने ये 2 उत्पाद बनते हैं, 2 अणु तो अमोनिया के और एक अणु कार्बोनिक अम्ल का। इनमें से अब क्षारीय जल अपघटन है, तो ये क्षार के अणु इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, और अम्लीय जल अपघटन है तो अम्ल के अणु NH3 के साथ अभिक्रिया करेंगे। इसलिए अलग अलग उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब तीसरी अभिक्रिया देखते हैं जल के साथ उबालने पर, यानी कि ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय जल है, तो ये डायरेक्ट जो अभिक्रिया देख रहे थे सबसे पहले, जल, ये दोनों बंदों का जल अपघटन करवा रहे थे, तो क्या क्या बन रहा था? ये बन रहा था NH3, ये बन रहा था H2CO3 और ये बन रहा था NH3। तो देखो अब यहाँ पर और कोई अभिक्रिया करने के लिए ना अम्ल है ना ही क्षार है, तो ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। ये NH3 क्षार की तरह काम करता है अणु, और ये अम्ल है ही, तो NH3 के 2 अणु अम्ल के एक अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसका निर्माण होता है? NH4 की होल ट्वाइस CO3। ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, ये दोनों ही NH4 बन जाते हैं। तो 2 NH4 हैं तो होल ट्वाइस लगा दिया, और CO3 इसके साथ जुड़ा रहता है। ये अमोनियम कार्बोनेट लवण का निर्माण यहाँ होता है। तो ये जल अपघटन है। एंजाइम यूरिएज की उपस्थिति में यूरिया का जल अपघटन सामान्य ताप पर ही हो जाता है। इसके बाद है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। देखिए नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, और इसकी अभिक्रिया समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो किस तरह से होती है। नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो यूरिया का एक अणु NH2CONH2 नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है? 2 अणु नाइट्रोजन के बनते हैं, एक अणु CO2 का बनता है और 3 अणु जल के बनते हैं। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। यूरिया की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के 2 अणुओं के साथ होती है, तो 2 अणु नाइट्रोजन के बनते हैं, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 3 अणु जल के बनते हैं। और अभिक्रिया को ये समझने का तरीका मैंने लिखा हुआ है कि इस नाइट्रस अम्ल के एक अणु को इस तरह से रखो, इस NH2 समूह के नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रस अम्ल का नाइट्रोजन रखो, OH कार्बन की तरफ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ रखो, और इसी तरह से दूसरे नाइट्रस अम्ल के अणु को यहाँ रखो, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, OH कार्बन की तरफ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ, और ये कट लगाए हमने। तो इस तरफ बना H2O, ये बना N2, ये बना H2CO3, ये देखो कार्बन के साथ दोनों OH हैं, और ये नाइट्रोजन का दूसरा अणु और ये जल का दूसरा अणु। और अब मैंने बताया था कि H2CO3 किस में टूट जाता है? H2O और CO2 में। H2CO3 किस में टूटेगा? CO2 और H2O में। तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुए? जल के 2 अणु तो यहीं बन गए थे, फिर H2CO3 के टूटने पर एक जल का अणु और बना, तो मैंने क्या लिखा? 3 जल के अणु बने, एक CO2 का और 2 नाइट्रोजन के अणु। तो ये नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया है। ठीक है। इसी तरह हम समझते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। यूरिया NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड इसको बोलते हैं, कि 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया जब करती है तो 3 अणु सोडियम ब्रोमाइड के, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 अणु जल के और एक अणु नाइट्रोजन का प्राप्त होता है। ठीक है। ये तो अभिक्रिया पढ़ने का तरीका है, और ये हमें याद रखने का तरीका है। सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि NaOBr को इस तरह से रखो, इस NH2 की तरफ ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन इस तरफ दिखाओ, और ये कट लगाते चलो।
यहाँ देखो, यहाँ से H2O निकला, ये NaBr आपस में जुड़ गए, एक NaBr बना और यहाँ से एक जल का अणु बना। ठीक है, अब यहाँ ये बंध टूट गए, यानी कि ये समूह टूटकर अलग हुआ CO2 के रूप में, NaBr दूसरा बन गया, यहाँ बना CO2। और यहाँ देखो फिर से जैसे ऊपर NH2 के साथ करवाई थी ऐसे इसके साथ यहाँ एक जल का अणु बना, दो जल के अणु हो गए, NaBr, 3 NaBr हो गए। और यहाँ क्या छूट गया, एक नाइट्रोजन ये छूट गया, एक नाइट्रोजन ऊपर छूट गया, तो ये दोनों नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। तो 3 NaBr का निर्माण हुआ सोडियम ब्रोमाइड का, एक CO2 का निर्माण हुआ, दो जल के अणुओं का निर्माण हुआ और एक N2 का निर्माण हुआ। तो आप इस तरह से सेट करके 2-3 बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़रूर आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि उत्पाद क्या क्या बन रहे हैं, कितनी मात्रा में बन रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने ट्रिक से काम लिया तो एक बार में वो चीज़ समझ में आ गई। क्षारीय विलयन में CO2 घुल जाती है, अतः निकलने वाली नाइट्रोजन गैस का आयतन मापकर यूरिया की मात्रा एवं प्रतिशतता को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यूरिया की प्रतिशतता मात्रा का आकलन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य रासायनिक गुण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।